हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासरूम बिटोला लीगल में। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 29, 30 एंड 31 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। और आज हमारा लिमिटेशन एक्ट की सीरीज़ का ये आखिरी लेक्चर है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आपका लिमिटेशन एक्ट आज कंप्लीट हो जाएगा, राइट। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि लिमिटेशन एक्ट के जो हमारे ये लेक्चर्स हैं वो आप सबको बहुत पसंद आए हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आगे जो हम लेक्चर्स डालेंगे उससे भी आप सबको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आएंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर के साथ आज और सेक्शन 29 देखते हैं। सेक्शन 28 जब आपने बेयर एक्ट में देखेंगे तो बेसिकली सेक्शन 28 टू सेक्शन 31 इट इज गिवन इन पार्ट 5 विच इज मिसलेनियस, राइट। हर एक्ट के, हर स्टैट्यूट के एंड में आप देखेंगे तो मिसलेनियस प्रोविजंस दिए होते हैं। तो वैसे ही लिमिटेशन एक्ट का मिसलेनियस प्रोविजन जो है वो 28 टू 31 में है। और सेक्शन 28 हैज बीन रिपील्ड। सेक्शन 28 क्या हो चुका है? रिपील्ड हो चुका है। तो इसलिए हमें इससे मतलब नहीं है। इसको रिपील किया जा चुका है 1974 में। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सेक्शन 29। हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 29 के साथ। सेक्शन 29 एक सेविंग क्लॉज है। सेक्शन 29 एक सेविंग क्लॉज है। इट सेज, सेविंग क्लॉज क्या होते हैं? सेविंग क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जो ऑलमोस्ट हर लॉ में सेविंग क्लॉज होता है। उसका क्या मतलब होता है? वो बताता है कि वो पर्टिकुलर लॉ जो है वो दूसरे लॉज पे अपना क्या प्रभाव डाल रहा है, क्या उसका इफेक्ट है, राइट। तो उसी तरीके से लिमिटेशन एक्ट का भी सेविंग क्लॉज है और ये सेक्शन 29 है। अब सेविंग क्लॉज जो है सेक्शन 29 सबसेक्शन 1 ये क्या बोलता है? इट सेज नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, राइट। तो 29(1) बोलता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 25 जो है won't be affected by this particular law। तो अब सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ये क्यों रेफर कर रहा है और क्यों उस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए ऐसा बोल रहा है? तो बेसिकली सेक्शन 25 में जब हम देखें, सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस बारे में ये बताता है कि कोई भी जो कंसिडरेशन के बिना अगर कोई अग्रीमेंट है तो वो अग्रीमेंट वाइड होता है, पर उसके एक्सेप्शंस देता है। और उस एक्सेप्शंस में एक एक्सेप्शन ये भी है, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट। प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट, राइट। हमने अभी तक लिमिटेशन एक्ट में क्या पढ़ा कि अगर ए जो है, ए ने बी से कुछ पैसे उधार लिए थे और बी ने एक निश्चित समय के अंदर ये पैसे जो हैं इसको रिटर्न नहीं किए, तो ए के पास क्या अधिकार है? ए सूट फाइल कर सकता है। किस लिए? रिकवरी ऑफ मनी के लिए, रिकवरी ऑफ डेट के लिए। पर उसके बाद भी अगर ही डज नॉट फाइल अ सूट बी डज नॉट फाइल अ सूट और वो टाइम पीरियड निकल जाता है, सपोज 3 इयर्स का टाइम पीरियड है डेट रिकवरी के लिए और ये निकल गया, तो उसके बाद जो बी है वो ए को सू नहीं कर सकता वो अपना पैसा वापस लेने के लिए। ये लिमिटेशन बात करता है। तो क्या बोलता है लिमिटेशन की? इट बार्स द रेमेडी बट नॉट द राइट। तो रेमेडी जो है कोर्ट ऑफ लॉ से बी को जो मिल सकती है वो लिमिटेशन एक्ट बार कर देता है, पर राइट तो बार नहीं करता। मतलब ये अभी भी डेटर है और ये अभी भी क्रेडिटर है। और अगर बी चाहे, मान लो इसने इससे 1 करोड़ रुपए लिए थे, तो अगर अब बी चाहे तो बी ए को क्या कर सकता है? बी ए को ये बोल सकता है कि मैं आपको ये पैसा वापस करूंगा। तो अब अगर बी ए को प्रॉमिस करता है 1 करोड़ रुपए वापस करने के लिए, मान लीजिए जो टाइम पीरियड था सूट फाइल करने का दैट वाज जनवरी 1, 2022 तक, ये लास्ट डेट थी, ये गुजर गई। अब जून 6, 2022 को ए और बी मिले और बी ने बोला कि मुझे बहुत दुख है इस बात का कि मैं आपका पैसा वापस नहीं कर पाया, तो पर मैं आपका पैसा अभी वापस कर देता हूं, राइट, कर दूंगा, मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं। तो ये बात, तो ये क्या हुआ? ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ बी और ए के बीच में। तो यहां पे बी जब ए को 1 करोड़ रुपए देने की बात कर रहा है तो ए को अपनी तरफ से कुछ कंसिडरेशन पे करने की जरूरत
नहीं है, और ये 1 करोड़ रुपए बी जो है वो ए को अपनी इच्छा से वापस कर सकता है। तो ये बात करता है सेक्शन 25 का एक प्रोविजन, जो यहां पे रेफर किया गया है। तो जो सेक्शन 25 है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा लिमिटेशन एक्ट पे, और सेक्शन 25 प्रिवेल करेगा। सेक्शन 25 एज इट इज चलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये जो टाइम बार डेट ये अपनी इच्छा से पे करना चाह रहा है उसको भी पे करने से मना कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, राइट। उसके बाद आता है सेक्शन 29 सबसेक्शन 2। तो देखिए सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 जो है ये बात करता है अगर कोई स्पेशल लॉ और लोकल लॉ, मुझे उम्मीद है आपको स्पेशल और लोकल लॉ का मतलब समझ आता होगा। स्पेशल लॉ होता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे बनाया गया लॉ, राइट। मान लो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट एक स्पेशल लॉ होगा, राइट। नारकोटिक्स जो एनडीपीएस एक्ट है वो एक स्पेशल लॉ होगा। पर लोकल लॉ क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर टेरिटरी में रहता है। मान लीजिए एक पर्टिकुलर सिटी में ही वो लॉ अप्लाई होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, या उस सिटी के कुछ हिस्से में ही वो लॉ अप्लाई होता है, वो होता है लोकल लॉ। आई एम श्योर आप सब अवेयर हो इससे। अब स्पेशल और लोकल लॉ क्या करता है, अगर वो प्रिस्क्राइब करता है किसी सूट, अपील या एप्लीकेशन के लिए कोई लिमिटेशन पीरियड ऐसा जो कि डिफरेंट हो शेड्यूल से। हमारे शेड्यूल में, लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल में कई सारे जो 137 आर्टिकल्स हैं वो अलग अलग लिमिटेशन पीरियड, जो प्रिस्क्राइब पीरियड है वो प्रोवाइड करते हैं कि आप उस समय के अंदर आप सूट फाइल कर सकते हो या अपील फाइल कर सकते हो या एप्लीकेशन दे सकते हो, शेड्यूल में दिया हुआ है, राइट। पर अगर कोई स्पेशल और लोकल लॉ कोई डिफरेंट टाइम पीरियड प्रोवाइड करता है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डिस्प्यूट के लिए, है ना, कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपने पास 3 ईयर से अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, पर कोई स्पेशल लॉ आता है जो कि टाइम पीरियड क्या प्रोवाइड करता है, 5 ईयर्स प्रोवाइड करता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये स्पेशल और लोकल लॉ जो है प्रिवेल करेंगे, और जो टाइम पीरियड उसमें दिया गया है वही टाइम पीरियड माना जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी कि उस स्पेशल और लोकल लॉ में जब मान लीजिए ये 5 ईयर्स का टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा तो सारे रूल्स कौन से अप्लाई होंगे, जो लिमिटेशन एक्ट में दिए हैं, जो हमने पहले पढ़े थे एक्सक्लूजन के, कि जब तक कॉपी नहीं मिल जाती जजमेंट की वो टाइम एक्सक्लूडेड रहेगा, जिस दिन जजमेंट दिया गया वो दिन एक्सक्लूडेड रहेगा। तो वो सारे जो रूल्स हैं जो कि दिए गए हैं सेक्शन 4 से 24 के बीच में, सेक्शन 4 to 24 जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होंगे किस पे, उस स्पेशल और लोकल लॉ पे। वो कौन सा टाइम पीरियड, ये वाला जो 5 ईयर्स का टाइम पीरियड है अगर उसमें दिया गया है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए, राइट। तो शेड्यूल में भले ही टाइम पीरियड डिफरेंट हो पर ऐसा माना जाएगा कि लिमिटेशन एक्ट जो है उस पर वो एप्लीकेबल होगा। दिस इज व्हाट सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 सेज, राइट। अब इसमें कुछ एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन एक्ट हो गया, राइट। हालांकि अब तो लेबर कोड आ गया है, ये लेबर कोड में ही इंक्लूडेड है, राइट। उसके अलावा यूपी अर्बन बिल्डिंग्स एक्ट। तो ये सब ऐसे लोकल लॉ का या स्पेशल लॉ का उदाहरण है जहां पे जो टाइम पीरियड है वो डिफरेंट है जो शेड्यूल में दिया गया है उससे, पर फिर भी इन पे सेक्शन 4 to 24 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के जो प्रोविजंस हैं कैलकुलेट करने के लिए 5 ईयर का पीरियड वो सारे अप्लाई होंगे। ये है सेक्शन 29 सबसेक्शन 2, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। सेक्शन 29 आप सबके लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से लिमिटेशन से पूछा जाता है अक्सर। अब तो 29 सबसेक्शन 2 आपको समझ आया, पर बस आपको एक बात याद रखनी है, अगर वो लोकल या स्पेशल लॉ खुद ये बोलता है, वो एक्सक्लूड करता है, राइट, कि लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा, तो लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। पर अगर वो एक्सक्लूड नहीं कर रहा है, वो ये नहीं बोल रहा है कि लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, सेक्शन 4 to 24 अप्लाई होगा। फिर सेक्शन 29 का सबसेक्शन 3 एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है प्री के पर्सपेक्टिव से खास तौर पे, जो कि ये बोलता है कि मैरिज और डिवोर्स के केसेस में, मैरिज एंड डिवोर्स के केसेस में
लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। किस केस में? मैरिज और डिवोर्स के केसेस में लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। इस पे अगर आप कोई केस लॉ रेफर करना चाहते हैं 29 सबसेक्शन 2 पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है मुकरी गोपालन, राइट, वर्सेस चेपिलट इसको एक्चुअल जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो पुएन पुएल होगा, राइट, पर आप अपने हिसाब से जैसा पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। 1995 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने रीइटरेट की जो सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 में जो रिक्वायरमेंट्स दी हैं कि वो जो लोकल और स्पेशल लॉ है उसमें क्या होना चाहिए, उसमें एक तो ये चीज होनी चाहिए कि एक चीज ये होनी चाहिए कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए फ्रॉम लिमिटेशन एक्ट, राइट। उसके अलावा मतलब एक तो लोकल स्पेशल और लोकल लॉ में पीरियड ऑफ लिमिटेशन होना चाहिए, और दूसरा वो जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो डिफरेंट होना चाहिए किससे, लिमिटेशन एक्ट से। तो अगर आप सबसेक्शन 2 ऑफ 29 को आप एक्सप्लेन करेंगे और उसमें आप ये आराम से लिख सकते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स के साथ, तो ये केस लॉ आपके लिए रेस्क्यू के लिए आ जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस लॉ है सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 के ऊपर, राइट। फिर उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 30 पे। देखिए सेक्शन 30 का अब कोई रेलेवेंस नहीं है। सेक्शन 30 एक ट्रांजिटरी प्रोविजन था। ट्रांजिटरी प्रोविजन कौन सा प्रोविजन होता है, वो प्रोविजन जब एक एक्ट रिपील किया जा रहा होता है उसके बाद कोई नया एक्ट आ रहा होता है, तो ये बताने के लिए कि उस बीच में क्या होगा, राइट, कि किसके राइट्स पुराने एक्ट से गवर्न होंगे, किसके राइट नए एक्ट से गवर्न होंगे, है ना। ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह के प्रोविजंस लाए जाते हैं। तो सेक्शन 30 जो है अब एप्लीकेबल नहीं है, राइट। ऐसा नहीं है कि रिपील किया गया, बट वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। पर सेक्शन 30 क्या बोलता था, देखिए 1908 का लिमिटेशन एक्ट था, उसको रिपील करके 1963 का लिमिटेशन एक्ट आया, राइट। इसको रिपील किया गया, उसके बाद ये वाला एक्ट आया। जब उसके बाद ये वाला एक्ट आया तो 1908 का जो एक्ट था इसमें क्या था, लिमिटेशन पीरियड काफी ज्यादा थे, मतलब मैक्सिमम लिमिटेशन पीरियड 60 इयर्स था। मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूं। अब इसमें मैक्सिमम पीरियड कितना है, 30 इयर्स है। तो सेक्शन 30 ये बोलता है कि ऐसे केसेस जहां पे ऐसा अगर कोई सूट है तो उस केस में अगर लिमिटेशन पीरियड इस एक्ट में ज्यादा था और जो नया एक्ट आया उसमें कम है, तो एक इंसान को अपना सूट फाइल करने के लिए लिमिटेशन एक्ट 1963 आने के बाद कितना समय दिया जाएगा, मैक्सिमम 7 इयर्स, राइट। मान लीजिए कि इस लिमिटेशन एक्ट के अंडर किसी इंसान के पास इसका जो राइट था मान लीजिए 30 इयर्स था, पर जो नया लिमिटेशन एक्ट आया उसके अंडर जो राइट था वो कितना था, 15 इयर्स था, राइट। अब जब नया एक्ट आया 1963 में, तब भी उसके पास तो 15 साल तो बचे हुए ना कि वो अपना सूट फाइल कर सके। पर अगर हम देखें तो जब नया एक्ट आया तो नए एक्ट ने तो उस टाइम पीरियड को तो कम कर दिया, उस नए एक्ट ने टाइम पीरियड कर दिया 10 ईयर सपोज, तो उसका तो अब सूट तो बार्ड हो गया। अगर हम पुराने एक्ट के हिसाब से जाएं, मान लीजिए 1948 में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, राइट, ए के फेवर में, 30 इयर्स टाइम पीरियड है, तो ये कब तक सूट फाइल कर सकता है, 1978 तक। पर 1963 में क्या हुआ,
नया लॉ आ गया। अब जब 1963 में नया लॉ आ गया और नए लॉ ने टाइम पीरियड कितना दिया, 10 ईयर्स। इसका मतलब क्या है, इसका अगर इस लॉ को देखें तो 1958 में ये सूट बार्ड हो जाता। तो ऐसे केसेस को बचाने के लिए, ताकि ऐसे लोगों को हार्म ना हो, क्योंकि लॉ जो है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगा। लॉ जो है, क्योंकि इसमें इसकी तो गलती नहीं है, ये 30 साल तक फाइल कर सकता था, इसका अधिकार था पुराने लॉ में, और ये वही सोच के बैठा था, पर गवर्नमेंट एक नया लॉ लेके आई, राइट। तो उस केस में क्या होगा, 1963 के एक्ट में प्रोविजन दिया गया कि इसको, ये जो नया एक्ट है वो पास होने के बाद से 7 साल का समय मिलेगा कि उसके 7 साल के अंदर अपना सूट फाइल कर सकता है, राइट। और ऐसा ही जो टाइम पीरियड है वो एप्लीकेशन और अपील और एप्लीकेशन के केस में क्या दिया गया, 90 डेज का टाइम पीरियड दिया गया, राइट। मान लीजिए जहां पे जो टाइम पीरियड है एप्लीकेशन या अपील फाइल करने का वो पहले ज्यादा था, पर 1963 का जब एक्ट आया तो उससे क्या हुआ, वो एक्ट, उससे क्या हुआ कि ये जो एक्ट है, मतलब जो एप्लीकेशन फाइल करने का जो राइट था वो बार्ड हो गया। तो लॉ ने क्या किया, आपको 90 डेज का समय दिया कि जब से 1963 का नया लिमिटेशन एक्ट फोर्स में आ रहा है, आप 90 दिन के अंदर उसके बाद अपनी जो एप्लीकेशन है वो मूव कर सकते हो, राइट। अब एक और चीज है, मान लीजिए जब 1963 का लॉ फोर्स में आया, राइट, तो मान लीजिए 1948 वाला एग्जांपल उठाते हैं। सपोज 17 ईयर्स जो है वो टाइम पीरियड दिया है पुराने लॉ में। सपोज 1948 में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था, तो 1965 तक एक इंसान सूट फाइल कर सकता है। अब ये जो एक्स है, क्या हुआ कि इसके पास 1965 तक सूट फाइल करने का अधिकार है। अभी 1963 में नया लॉ आ गया। जब ये नया लॉ आ गया तो अब इसके पास कितना समय बचा है, 2 ईयर्स का समय बचा हुआ है। तो इस केस में इसका राइट अभी बार तो नहीं हुआ है, जैसा इस केस में हुआ था कि अब वो फाइल ही नहीं कर सकता था नए लॉ के आने के कारण, क्योंकि राइट बार हो गया था, मतलब इसकी रेमेडी बार हो गई थी। तो यहां पे इसको 7 ईयर्स का समय नहीं मिलेगा, यहां पे इसको केवल 2 ईयर्स का समय मिलेगा, जो इसके एक्चुअल लॉ ने प्रोवाइड किया था। क्यों? क्योंकि इसके पास अभी भी 2 साल का वक्त है, राइट। तो जो भी अर्लियर ऑफ द पीरियड होगा 7 ईयर्स और 2 ईयर्स में, वो अप्लाई होगा, ठीक है। आपको सेक्शन 30 पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की, जोर देने की ज़रूरत नहीं है, ये अब प्रैक्टिकली यूज़ में नहीं आता। बस आप एक चीज़ याद रखिए, जो लिमिटेशन एक्ट है उसका जो इफेक्ट है वो रेट्रोस्पेक्टिव है। लिमिटेशन एक्ट रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन है सेक्शन 30 से, यही एक रेलेवेंट क्वेश्चन है जो प्री में आता है कई बार, राइट। और दूसरी चीज़, आप ये 7 ईयर्स और 90 डेज वाला जो टाइम पीरियड है, आप बस इसको याद रखिए, राइट। अब सेक्शन 31 हम देख लेते हैं। सेक्शन 31 कुछ नहीं बोलता है। सेक्शन 31 एक सिंपल सी बात करता है। सेक्शन 31 ये बोलता है कि अगर कोई सूट जो है पेंडिंग है, राइट, और कोई सूट जो है वो बार्ड है पुराने लॉ के अंडर, मान लीजिए जो 1908 का लिमिटेशन एक्ट था उसके अंडर कोई रेमेडी अब बार्ड है। मान लीजिए 1908 का लिमिटेशन एक्ट, और इसमें एक्स के पास राइट था कि आप 5 ईयर्स में अपना सूट फाइल करो। तो ये जो कॉज ऑफ एक्शन है, सपोज 1950 में राइज हुआ था, तो 1955 तक इसके पास अधिकार था कि ये फाइल कर सकता है अपना सूट एक्स, तभी तो फाइल कर सकता है। 5 साल का पीरियड था 1908 के लॉ के अंडर। अभी क्या हुआ, 1963 का लॉ आ गया, उसने एक लंबा टाइम पीरियड प्रोवाइड कर दिया, राइट। तो उस केस में क्या होगा, क्या उस केस में ये जो बार्ड सूट है वो रिवाइव हो जाएगा? नहीं। ये बोलता है सेक्शन 31 का पहला पार्ट। इट सेज नथिंग इन दिस एक्ट शैल enable any suit, appeal or application to be instituted, preferred or made for which the period of limitation prescribed by Indian Limitation Act 1908 expired before the commencement of this act। मतलब ये लॉ, ये एक्ट आने से पहले, 1963 का लिमिटेशन एक्ट शुरू होने से पहले, अगर ये जो राइट है, अगर ये जो टाइम पीरियड, ये जो राइट है वो, मतलब ये जो रेमेडी लेने का जो अधिकार है, दैट इज बार्ड, राइट। तो उस केस में 1963 का जो एक्ट आएगा उससे कुछ रिवाइव नहीं होगा। और ऑब्वियस सी बात है,
आपको पुराने लॉ के अंडर जितना टाइम दिया गया था आप उस लॉ में वो करते, पर आपने नहीं किया, तो इसमें सरकार की या किसी और की तो गलती है नहीं। तो इसलिए जो बार्ड सूट्स हैं इस लॉ के अंडर वो रिवाइव नहीं हो सकते। उसके बाद और दूसरा क्या, नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन इंस्टीट्यूटेड, प्रिफर्ड और मेड बिफोर एंड पेंडिंग एट सच कमेंसमेंट। मतलब जब ये लॉ फोर्स में आया तो उस दौरान जो भी सूट्स वगैरह पेंडिंग हो गए, एप्लीकेशन जो कोर्ट के सामने ऑलरेडी पेंडिंग है, राइट, उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, राइट, वो 1908 के लॉ के हिसाब से दिए जाएंगे। ठीक है, अब ये रेट्रोस्पेक्टिव क्यों है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा। देखिए रेट्रोस्पेक्टिव ये इसलिए है कि क्योंकि जो लिमिटेशन एक्ट है, जब आप सेक्शन 30 डिटेल में पढ़ेंगे आपको समझ आएगा। रेट्रोस्पेक्टिव इसलिए है क्योंकि लॉ साफ साफ ये बोलता है कि मान लीजिए कोई एक ऐसा एक्ट है जिसके लिए 1908 एक्ट का ने लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब किया है, पर मान लीजिए वो एक्ट 1962 में हुआ, कुछ ऐसा कॉज ऑफ एक्शन जो है वो 1962 में अराइज हुआ, पर अभी तक सूट नहीं फाइल किया गया, और उस दौरान क्या हुआ, 1963 का लॉ आ गया। तो ये जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वो भी किससे गवर्न होगा, 1963 के का जो लिमिटेशन एक्ट है उससे गवर्न होगा। इस सेंस में जो लिमिटेशन एक्ट है वो रेट्रोस्पेक्टिव है, राइट। तो इसलिए आपको यह हमेशा याद रखना है। तो गाइज हमारा लिमिटेशन एक्ट आज से कंप्लीट होता है, और अब हम इसके बाद नया जो सीरीज शुरू करेंगे वो उसमें हम पढ़ाएंगे आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो लिमिटेशन एक्ट की 16 लेक्चर्स की सीरीज़ है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी आपकी जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन में, और आपको उसके बाद कहीं कोई कोचिंग या किसी और जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। आप लोग बताइए, आप अपना फीडबैक शेयर कीजिए, आपको कैसे लगे ये लेक्चर्स, और लिमिटेशन एक्ट समझ में आया या नहीं आया। और अगर नहीं आया तो आप अपने डाउट्स मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, मुझे व्हाट्सएप करके, चैनल पे कमेंट करके, मैं आपको ज़रूर क्लियर करूँगा आपके डाउट्स। थैंक यू, सी यू इन SRE लेक्चर्स।